हेलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने न्यू लेक्चर की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसके बारे में प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे मिलीकेन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड की थी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे मिलीकेन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कि उसमें एक्सपेरिमेंट क्या था। तो सबसे पहले हिस्ट्री को देखते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें तो रॉबर्ट ए मिलिकन और हार्वे फ्लेचर थे, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1909 में, या बाज़ बुक्स के अंदर या बाज़ जगह पर आपको 1913 भी मिलेगा, उन्होंने जो चार्ज है वो फाइंड किया था इलेक्ट्रॉन के लिए, नेगेटिव चार्जेस के लिए। और उस बेसिस पर, उनके इस एक्सपेरिमेंट की बेसिस पर उनको फिर नोबेल प्राइज़ मिला था 1923 में। तो ये कुछ थोड़ी हिस्ट्री की बात है जो आपने ध्यान में रखनी है। अगर MCQs में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ध्यान में हो, या अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपने बैकग्राउंड के तौर पर ये लिखना है। तो दो साइंटिस्ट थे, मिलिकन और फ्लेचर, जिन्होंने 1909 को इलेक्ट्रॉन के लिए उसके चार्ज को मेजर किया था बाय यूजिंग मिलिकन ड्रॉप ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और इनको फिर नोबेल प्राइज़ मिला था 1923 में। उस वक्त जो उन्होंने जो चार्ज मालूम किया था इलेक्ट्रॉन के लिए वो था 1.5929 इंटू 10 पावर -19 कूलम, जो कि जो करंटली आज जो मालूम किया गया है डिवाइसेस को यूज़ करके, जो एक्यूरेट चार्ज जो मेजर किया गया वो बहुत ही करीब है उस वैल्यू के। वो है 1.60476 इंटू 10 पावर -19 कूलम। अब जो मिलिकन के ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से जो परफॉर्म करके जो चार्ज मालूम किया गया था वो तकरीबन 0.6% जो है डिफरेंस रखता है जो करंटली जो चार्ज कैलकुलेट किया गया है, और ये भी आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद बात करें जो थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था, जो पिछली वीडियो में हमने बात भी की थी, उसने, मैंने आपको बताया था कि उसने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था, और उसने एक कैथोड उस ट्यूब के अंदर रखा था और साथ में एनोड रखा था जिसके अंदर वो परफोरेटेड इलेक्ट्रोड था यानी होल था, और साथ में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी रखी थी। तो उसने जिस वक्त एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट किया था तो आपने देखा था कि उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो 3 फेजेस में किया था। सबसे पहले ऐसे किया था कि उसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ रखा था और जो कैथोड रेस हैं उनको निकलने दिया था, और ये कैथोड रेस जाके सीधी स्ट्राइक की थी फ्लोरेसेंस स्क्रीन के पॉइंट ए पर जो स्ट्रेट लाइन पर थी। और इसी तरह जिस वक्त उसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, जिस वक्त पॉजिटिव ऊपर रखे, पॉजिटिव साइन ऊपर रखा और नेगेटिव नीचे रखा, तो उस वक्त जिस वक्त उसने एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट किया तो आपने देखा कि कैथोड रेस तो जो थी उन्होंने टुवर्ड्स दी जो पॉजिटिव साइन है, जो पॉजिटिव प्लेट है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वहाँ पर मूव किया था और पॉइंट बी पर जाके स्ट्राइक किया था। इसी तरह जिस वक्त उसने मैग्नेटिक फील्ड किया था तो वो नीचे की तरफ आई थी। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस वक्त उसने जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो कैथोड रेस है उसके बिहेवियर को चेक किया था, और वहीं से उसने कंक्लूड किया था कि जो कैथोड रेस हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं, यानी उनको इलेक्ट्रॉन का आगे जाके फिर नाम भी दिया गया। अब ये जो उनकी डिफ्लेक्शन थी उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वो इन 3 प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर थी। सबसे पहले थी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन भी होगी। और दूसरा पॉइंट था वोल्टेज, यानी आप इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे, यानी जितना वोल्टेज आप बढ़ाएंगे तो उतनी ज़्यादा ही डिफ्लेक्शन होगी उसकी तरफ। और तीसरा जो पॉइंट था कि जो डिफ्लेक्शन है किसी भी कैथोड रेस की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके मास की, यानी जितना ज़्यादा मास होगा डिफ्लेक्शन उतनी ही कम होगी। और इसी तरह उसने पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके हमारे लिए चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाली थी जिसकी वैल्यू थी 1.76 इंटू 10 पावर 11 कूलम पर केजी, और ये जिस डेट में निकाली गई थी वो थी 1897। ये किस तरह से निकली ये पूरी वैल्यू, और ये जे थॉमसन का क्या एक्सपेरिमेंट था, ये पूरा मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल में समझाया था। आप वो भी वीडियो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमारे चैनल पर जाके। अब मेन बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट की, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि मिलिकन्स और इसके साथ एक फ्लेचर साइंटिस्ट था, इन दोनों ने मिलकर चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के लिए वो मालूम करने की कोशिश की थी, और उन्होंने ये ऑपरेटस यूज़ किया था। ऑपरेटस की बात करें तो इन्होंने एक बॉक्स लिया था, और या हम कह सकते हैं एक कंटेनर लिया था, उसके अंदर इन्होंने एक एटोमाइज़र रखा था। एटोमाइज़र किस तरह से है कि एटोमाइज़र एक ऐसी डिवाइस थी या एक ऐसा हम स्ट्रक्चर कह सकते हैं जिसके अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स थे, और यहाँ से उन्होंने स्प्रे किए थे इन ऑयल ड्रॉप्स को इस कंटेनर के अंदर। यानी एक स्प्रे करने वाला एक डिवाइस थी जो डिवाइस स्प्रे कर रही थी ऑयल ड्रॉपलेट्स को इस कंटेनर के अंदर। तो एटोमाइज़र इसलिए यूज़ किया गया। उसके बाद बात करें
तो यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर एक माइक्रोस्कोप भी रखेगी ताकि जो अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं उनके बिहेवियर को चेक किया जा सके। इसके अलावा दो प्लेट्स रखेंगी, एक पॉजिटिव प्लेट रखी गई ऊपर वाले जगह पर और एक नीचे बॉटम पर नेगेटिव प्लेट रखी गई। जो पॉजिटिव प्लेट थी उसके अंदर एक होल किया गया और उस होल से जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे की तरफ आए। वो किस तरह से आए वो भी बात करते हैं। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि इन दोनों प्लेट्स को, ये जो उन्होंने मेटालिक प्लेट्स जो रखी थी, इन दोनों को वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये किस तरह से पता चला कि पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि जो बैटरी थी उसका जो पॉजिटिव पोटेंशियल साइड थी उसको इन्होंने कनेक्ट किया ऊपर वाली मेटालिक प्लेट के साथ, जो नेगेटिव थी उसको नीचे वाली जो बॉटम पर प्लेट थी उसके साथ कनेक्ट किया। तो लिहाजा जो जो इन पर चार्ज आया प्लेट्स पर वो उसके अकॉर्डिंग आया कि किस टर्मिनल के साथ ये बैटरी के अटैच हैं। क्योंकि ये ऊपर वाली जो प्लेट थी मेटालिक वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ अटैच थी, लिहाजा उस पर पॉजिटिव आया और नीचे वाली पर नेगेटिव चार्ज आया। इसके बाद बात करें तो इनके अंदर एक होल भी रखा गया इस पूरे कंटेनर के अंदर, जहां से लाइट को अंदर आने दिया गया। और इसके अलावा एक और यहाँ पर होल रखा गया, एक होल रखा गया जहां से जो आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं उनको पास करने के, नॉर्मली जो यहाँ पर इन्होंने यूज़ की वो एक्स रेज को यूज़ किया ताकि वो अंदर जो एयर है इस कंटेनर के अंदर वो उसको आयनाइज कर सके। अब बात करें तो इस पूरे अपरेटस के अंदर जो उन्होंने यूज़ किया, जो चीज़ यूज़ की, जो लिक्विड यूज़ किया वो था ऑयल्स थे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है, आप लोगों के जहन में भी पैदा होगा कि उन्होंने उस मिलिकन्स ने क्यों यहाँ पर ऑयल्स को, ऑयल ड्रॉपलेट्स को ही यूज़ किया, वाटर को यूज़ क्यों नहीं किया या किसी और लिक्विड को यूज़ क्यों नहीं किया। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि मिलिकन ने ऑयल ड्रॉपलेट्स को इसलिए यूज़ किया क्योंकि ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है उनकी जो ट्रांसपायरेशन है या एवापोरेशन है वो बहुत कम होती है। एवापोरेशन हम कह सकते हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा कम होती है। इसके मुकाबले में अगर वो वाटर को यूज़ करते तो वाटर, आपको पता है कि अगर इस वाटर के एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ करते तो वो एवापोरेट कर जाता। जब एवापोरेट करता तो यहाँ पर जो रिजल्ट्स थे वो बिल्कुल एक्यूरेट ना आते। इस वजह से उसने एवापोरेशन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर ऑयल ड्रॉपलेट्स को यूज़ किया। उसके अलावा एक वजह और भी हो सकती है कि जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं वो डेसिपेट नहीं होते, वो अपना जो मास है, जो वॉल्यूम है उसको लूज़ नहीं करते, जबकि जो वाटर हैं, वाटर के मालिक्यूल्स वो एवापोरेट हो सकते हैं, अपने मास को लूज़ कर सकते हैं और डेसिपेट भी हो सकते हैं। लिहाजा इस वजह से इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑयल को यूज़ किया और इन ऑयल ड्रॉपलेट्स को यूज़ करके इन्होंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। इसी वजह से इस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसके अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स को एग्जामिन किया गया। अब बात करें तो इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। सबसे पहले उस मिलिकन्स ने क्या किया कि दो फेजेस में इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट किया। एक फेज इस तरह से किया कि जिस वक्त इसने वोल्टेज को ऑफ किया उस सेंस में इन्होंने देखा कि ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं इनका बिहेवियर क्या है, और दूसरा उसने जिस वक्त वोल्टेज को ऑन किया यानी इस वोल्टेज को अप्लाइड किया इन प्लेट्स के ऊपर, तो फिर क्या एक्सपेरिमेंट हुआ, तो उसकी बात करते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें थोड़ी सी इसकी बात करके फिर हम आगे जाके उस दो फेजेस की बात करते हैं कि किन फेजेस में उसने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। इसने क्या मेजर किया, वो वोल्टेज मेजर किया कि जो स्टॉप करे फ्री फॉल को। अब जहां पर आप जानते हैं कि जिस वक्त जो वोल्टेज है वो ऑफ होगा यानी यहां पर कनेक्टेड नहीं होंगी प्लेट्स, तो ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, ड्रॉपलेट्स जिस वक्त यहाँ से स्प्रे किए गए तो ये ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आए। आप जानते हैं कि जो भी चीज़, कोई भी चीज़ हो वो ग्रेविटी की वजह से टुवर्ड्स द अर्थ ट्रैवल करती है। तो यहाँ पर ऑयल ड्रॉपलेट्स ने भी नीचे की तरफ मूव करना शुरू किया और इस पॉइंट पर इस फ्री फॉल को रोकने के लिए जो वोल्टेज अप्लाइड किया गया उस रिक्वायर्ड वोल्टेज को यहाँ पर उसने मेजर किया। उसके अलावा उसने मास और चार्जेस ऑफ द ड्रॉपलेट्स को मेजर किया फ्रॉम देयर डेंसिटीज एंड रेडियाइज। तो इसकी किस तरह से फाइंड किया इंशाल्लाह डिटेल में हम देखते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर हम कि दो फेजेस ने इसने किस तरह कंप्लीट किया। तो सबसे पहले बात करते हैं जब इसने एक्सपेरिमेंट किया कि जिस वक्त व्हेन वोल्टेज इज ऑफ, जिस वक्त वोल्टेज ऑफ था यानी इसने कोई बैटरी के साथ प्लेट्स को कनेक्ट नहीं किया गया। अब आप जानते हैं कि जिस वक्त उसने यहाँ से इन एटॉमाइज़र के थ्रू इसने जिस वक्त ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्प्रे किया इस कंटेनर के अंदर, तो इस ऑयल ड्रॉपलेट ने मूव करना स्टार्ट किया टुवर्ड्स दी बॉटम ऑफ द कंटेनर। वो क्यों किया कि क्योंकि ग्रेविटी इसके हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो यहाँ पर जो
ऑयल ड्रॉपलेट से उन्होंने मूव किया। यानी यहाँ पर हम कंसिडर करें तो ये हमारे पास ऑयल ड्रॉपलेट है, तो ये जो स्प्रे किया गया तो इसने ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ मूव किया। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी नीचे की तरफ वो थी हमारे पास एफ जी, यानी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी उसने एक्ट किया। इसके अलावा आप जानते हैं कि एक हमारे पास होती है बियॉन्ड फोर्स। बियॉन्ड फोर्स को मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो आपने देखा होगा कि जिस वक्त एक वाटर हो तो उसके अंदर आप जिस वक्त बाल्टी को, बकेट को जिस वक्त डालते हैं तो वो जितना बकेट उस वहाँ से उस सरफेस ऑफ द वाटर से जितना वाटर को हटाती है, जितना वो रिप्लेस करती है, उतने ही उस वाटर के अमाउंट से ही उसके ऊपर एक फोर्स लगती है अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। वो जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है उस बकेट के ऊपर, उसको हम कहते हैं बियॉन्ड फोर्स। वो इक्वल होती है जो वाटर वो डिस्प्लेस करती है वहां से बकेट। तो यहां पर ऊपर की तरफ क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है तो यहां पर ये एयर्स को रिमूव कर रहा है, यहां पर रिप्लेस कर रहा है, तो उसी अपोजिट डायरेक्शन में इस पर अप्लाइड होगी बियॉन्ड फोर्स। अब जानते हैं आप कि जो बियॉन्ड फोर्स होती है, सॉरी ये यहाँ पर जी नहीं है, बी है, यानी बियॉन्ड फोर्स। तो ये एक फोर्स इस पर भी लगी और एक और फोर्स इस पर लगी, वो थी हमारे पास विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स, जो एयर की वजह से लगी। और आप जानते हैं वो भी ऊपर की तरफ लगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो विस्कस या ड्रैग फोर्स होती है वो हमेशा बॉडी के जो फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। क्योंकि यहाँ पर जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे की तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो लिहाजा जो विस्कस या ड्रैग फोर्स है वो वहाँ पर ऊपर की तरफ लग रही है। तो अब आप जानते हैं कि आपने स्टोक्स लॉ में पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर या पढ़ेंगे, तो उसके अंदर क्या होता है कि इसी तरह से जिस वक्त बॉडी को फ्री फॉल कराया जाता है तो उसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है जिसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जहां पर ये जो ड्रैग फोर्स है और जो ग्रेविटी की फोर्स है जो नीचे की तरफ फ्री फॉल हो रही है वो फोर्स है, वो दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। जब वो इक्वल होते हैं तो वहां पर जो बॉडी होती है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी गेन कर लेती है जिसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही देखने को मिला जैसा कि उसने एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप से कि सबसे पहले जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स से वो नीचे की तरफ मूव कर रहे थे तो उनके ऊपर दो और फोर्सेस लगी, एक अपवर्ड बियॉन्ड फोर्स लगी और दूसरी जो अपवर्ड ड्रैग फोर्स लगी। अब एक टाइम ऐसा आया कि जैसा कि ड्रॉपलेट तो था उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट किया, तो उस पॉइंट पर इन्होंने एक पॉइंट रखा था, इस पॉइंट पर इस ड्रॉपलेट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो चुकी है, तो इस पॉइंट पर इस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये आप स्टोक्स लॉ में फिजिक्स में पढ़ेंगे। अब बात करें इसके बाद, तो ये तो हमारे पास हो गया पहला केस। अब दूसरा केस ये था कि उसने जिस वक्त ये देखा कि वोल्टेज जिस वक्त उसने ऑफ किया तो ये फिनोमेना देखने को मिला। अब दूसरे नंबर पर उसने ये किया कि उसने वोल्टेज को ऑन किया। तो हम दूसरा यहाँ पर एक प्रोसेस ये लिख सकते हैं कि व्हेन वोल्टेज इज ऑन। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते तो आप इसी तरह से इनको पॉइंट्स में लिख सकें। ये आपको मैंने समझा दिया, आप इतने अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। तो अब जिस वक्त उसने वोल्टेज को ऑन किया, यानी जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी था उसको ऊपर वाली मेटालिक प्लेट के साथ कनेक्ट किया और जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी था उसको नीचे वाली बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो यहाँ पर जो प्लेट्स थी उनके ऊपर चार्जेस आ गए। अब यहाँ पर आपने एक बात और याद रखनी है कि जो इसने बैटरी यहाँ पर कनेक्ट की थी वो कंट्रोलेबल थी, यानी वहाँ पर जो बैटरी से वो वोल्टेज इस प्लेट्स को अप्लाई कर रहा था वो कंट्रोल हो सकता था। तो अब इसने सबसे पहले क्या किया कि इसने यहाँ पर जो ऑयल ड्रॉपलेट्स थे उसको नीचे मूव करने दिया। जिस तक वहाँ से एटोमाइजर से जो ऑयल ड्रॉपलेट्स थे उसको स्प्रे किया गया, तो यहाँ से आयनाइजिंग रेडिएशंस को पास किया था जो नॉर्मली एक्स रेज थी। इन आयनाइजिंग रेडिएशन का काम क्या था कि इन जहाँ पर जो एयर मौजूद थी इस कंटेनर के अंदर उसको आयनाइज करना शुरू किया। अब जिस तक एयर को आयनाइज किया तो वहाँ पर एयर जो मौजूद थी वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हुए, एटम से इलेक्ट्रॉन निकले और ये इलेक्ट्रॉन जाकर इन ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर स्ट्राइक करना शुरू किया, यानी इसके साथ अटैच हो गए। जिस तक इनके साथ अटैच हुए ऑयल ड्रॉपलेट्स के साथ, तो ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स थे इनके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने समझना है कि इन ऑयल ड्रॉपलेट्स पर यहाँ पर जो साइन आया वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो आयनाइज हुई थी यहाँ पर अंदर जो एयर आयनाइज हुई थी वहाँ से एटम से इलेक्ट्रॉन निकले और उन इलेक्ट्रॉनों ने इन ऑयल ड्रॉपलेट्स पर जाकर अटैच किया और यहाँ पर साइन दे दिया ऑयल ड्रॉपलेट्स को नेगेटिव साइन। अब जैसा उसने बैटरी को कनेक्ट किया इन प्लेट्स के साथ, तो ऊपर वाली प्लेट पर आ गया पॉजिटिव साइन और नीचे वाली पर आ गया नेगेटिव साइन। अब क्योंकि ग्रेविटी इस ऑयल ड्रॉपलेट को नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन यहाँ पर आपने गौर करना है कि एक और फोर्स हमारे पास
आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इस ऑयल ड्रॉपलेट को ऊपर की तरफ खींचेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, यानी जो सेम चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस यहाँ पर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो लिहाजा क्योंकि ऑयल ड्रॉपलेट पर नेगेटिव साइन है और ऊपर प्लेट पर पॉजिटिव साइन है, तो ये ऑपोजिट साइंस हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस डायग्राम की मदद से, तो ये ऑयल ड्रॉपलेट जो नीचे की तरफ मूव कर रहा है विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और यहाँ पर इसी सेम तरह के ऊपर की तरफ एक बियॉन्ड फोर्स अप्लाइड हो रही है, और साथ में जो दूसरी फोर्स यहाँ पर अप्लाइड होगी ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में, वो होगी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ एक्ट होगी, क्योंकि ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं वो नेगेटिव चार्ज हैं और जो ऊपर वाली प्लेट है वो पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी इस तरह से। अब यहाँ पर बात करते हैं, एक और फोर्स है हमारे पास ड्रैग फोर्स। इस केस में तो हमने देखा था कि जो ड्रैग फोर्स थी वो ऊपर की तरफ लग रही थी, क्योंकि जो मोशन थी ऑयल ड्रॉपलेट की वो नीचे की तरफ थी। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर वाली प्लेट है वो इसको अट्रैक्ट कर रही है। तो लिहाजा जो यहाँ पर ड्रैग फोर्स लगेगी वो नीचे की तरफ लगेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो ड्रैग फोर्स है वो हमेशा जो बॉडी का फ्लो होता है, जो बॉडी की डायरेक्शन होती है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो यहाँ पर जो ड्रैग फोर्स होगी वो नीचे की तरफ लगेगी, और उसको हम शो करेंगे FV2 के साथ। अब यहाँ पर भी सेम ऐसा ही होगा कि एक पॉइंट आएगा कि इस साइंटिस्ट ने ये किया कि उसने इस जो वोल्टेज का इसको चेंज करना स्टार्ट किया। उसने देखा कि एक पॉइंट ऐसा आया कि जहाँ पर इसको ऐसा एक वोल्टेज मिला जहाँ पर ये जो इसकी मोशन थी ड्रॉप की, वो इस तरह से हो गई कि ये कांस्टेंट होगी, यानी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ उसने मूव करना शुरू किया। तो वहाँ पर उसने कहा कि यहाँ पर इसने टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर ली है और उसको दिया V2 का नाम। अब ये जो केसेस थे, इन दो केसेस को यूज़ करते हुए इस साइंटिस्ट ने, मिलीकेंस और फ्लेचर ने, एक अपने दो इक्वेशंस दी जिसकी बिना पर उन्होंने चार्ज और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन को जो है कैलकुलेट किया। अब वो दो इक्वेशंस क्या थी उसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन जो हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसका क्या फार्मूला है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो आप जानते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे पास होती है m×g, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज डालें तो यहाँ पर जो ऑयल ड्रॉपलेट का मास है वो डेंसिटी को शो कर रहा है, तो उसकी हम वैल्यू डालें तो वो होगी 4/3 पाई और r का क्यूब इंटू, ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू डेंसिटी की। और उसके अलावा बात करें तो ये g साथ में वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसकी। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाती है बियॉन्ड फोर्स। तो बियॉन्ड फोर्स को हम फार्मूला लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब रो नॉट इंटू जी। और उसके बाद जो हमारे पास तीसरी इक्वेशन आई वो थी फोर्स ड्रैग फोर्स, जो इक्वल थी हमारे पास 6 पाई r इंटू ईटा V1। ये ईटा यहाँ पर जो है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है जो स्टोक्स लॉ में यूज़ किया जाता है। तो ये आप पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ में फिजिक्स के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर। तो ये तीन इक्वेशंस थी हमारे पास जिनको यूज़ करते हुए मिलिकन ने दो इक्वेशंस और दी जिसकी बेसिस पर उसने चार्ज और मास रेशियो ऑफ चार्ज और मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो कैलकुलेट किया था। वो दो इक्वेशंस क्या थी, इन तीन इक्वेशंस को उसने यूज़ किया और दो फार्मूले हमारे पास दिए। एक था हमारे पास जो बात करें तो चार्ज के लिए जो फार्मूला था वो था 9 पाई डी V1 प्लस V2। ये जो V1 है ये हमारे पास इसकी ड्रैग फोर्स है या टर्मिनल हम कह सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी है, इनटू V। ये जो V है ये हमारे पास वोल्टेज है, यहाँ से मैं कैपिटल V के साथ शो कर देता हूँ, और इनटू 2 ईटा क्यूब V1 डिवाइडेड बाय रो नॉट माइनस रो ए इंटू जी। अब ये एक इक्वेशन थी जो चार्ज मालूम करने के लिए इसने यूज़ की थी, और एक दूसरी इक्वेशन थी जो उसने यूज़ की मालूम करने के लिए। और उस इक्वेशन को यहाँ पर मैं अगर लिखूँ तो वो हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ R इक्वल टू 9 ईटा V1 डिवाइडेड बाय 2 रो नॉट माइनस रो ए
इंटू जी। तो ये दो इक्वेशन थी जिसकी बिना पर इसने चार्ज और मास रेशियो को फाइंड किया था। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत मुश्किल सी इक्वेशंस है, किस तरह से निकल आई। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, ये इसकी मैं आपको बता भी देता हूँ कि किस तरह से ये फाइंड की गई। यहाँ पर मैंने पहले से लिख के रखी है ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो ये यहाँ पर देखें, इसका इतना ज़्यादा जो है उनकी डेरिवेशन है इन इक्वेशंस की। सबसे पहले ये इक्वेशन है हमारे पास जो चार्ज के लिए इसने मालूम की, वो किस तरह से की। उन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करते हुए, तीन इक्वेशंस को इसने इस पूरे प्रोसेस को यूज़ करते हुए यहाँ पर इसने आखिर में जाकर इस इक्वेशन तक ये पहुँच गया। ये अब समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है और ये आप आगे जाकर पढ़ेंगे। उसके बाद जो दूसरी है वो हमारे पास इक्वेशन, उसको यूज़ करते हुए उसने ये जो रेडियस है उसको मालूम करने के लिए भी उसने एक इक्वेशन को फाइंड कर लिया। तो इन दो इक्वेशन को इस तरह से डिराइव किया गया और इन दो इक्वेशंस को यूज़ करके उसने चार्ज और मास को मालूम किया। तो इस तरह से इन्होंने फाइंड कर लिया। अब जाते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ कि क्या हुआ आखिर में जाके। तो अब ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, तो वो दो इक्वेशंस को इन्होंने यूज़ किया और उन्होंने फाइंड की। अब उन दो इक्वेशंस को यूज़ करते हुए जो इन्होंने फाइंड की, जो वैल्यूज़ फाइंड की, उनको यहाँ पर मैंने एक बॉक्स के अंदर लिखने की कोशिश की है। जो वहाँ पर उस टाइम जो इन्होंने वैल्यूज़ को परफॉर्म करके निकाली, वो मास, वोल्टेज और जो जेप्टो कूलम यानी जो चार्ज की वैल्यूज़ थी, वो इस तरह से उन्होंने मालूम की। यानी उस वक्त जो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट था वो मल्टीपल टाइम्स उसने परफॉर्म किया और जो वैल्यूज इस तरह से निकाली 5.9, फिर 4.3, 3.9, 9.7, 6.4। क्योंकि आप जानते हैं कि जो ऑयल ड्रॉपलेट्स थी उनके जो मास था, उनके जो चार्ज था वो डिफरेंट था, क्योंकि जो ऑयल ड्रॉपलेट था उसका जो मास था वो दूसरे से डिफरेंट था। तो लिहाजा उन्होंने एक एक पॉइंट, एक एक ड्रॉपलेट को लेकर मल्टीपल टाइम्स उस जो एक्सपेरिमेंट था उसको परफॉर्म करने की कोशिश की। और साथ में जो वोल्टेज था जो स्टॉप करने के लिए वहाँ पर यूज़ किया गया, वोल्टेज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्री फॉल, वो भी उन्होंने यहाँ से इस तरह से फाइंड कर दिया। और साथ में जो चार्ज की वैल्यू थी उन्होंने परफॉर्म किया। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, उनको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला यहाँ पर कि जिस वक्त उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, यानी जिस वक्त मल्टीपल टाइम्स इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, तो उन्होंने देखा कि जिस वक्त भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो उन्हें जो चार्ज की वैल्यू मिली वो मल्टीपल ऑफ 160 मिली। यहाँ पर अगर आप गौर करें, अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर आप गौर करें तो यहाँ पर जो पॉइंट हमारे पास जो वैल्यू सबसे पहले उनको मिली एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, वो थी 160 जेप्टो कूलम। और दूसरी जो मिली 320 मिली, तीसरी राउंड अबाउट 481 मिली, फिर चौथी मिली 439 या हम 40 कह सकते हैं इनको राउंड अबाउट, और आखिरी जो वैल्यू इनको मिली वो 800 मिली। अब यहाँ पर आप इस पूरी यहाँ पर वैल्यूज पर गौर करें तो ये जो दो जो जो दूसरा वैल्यू है वो पहले के इंटीग्रल मल्टीपल आ रही है, यानी जो 160 है उसके मल्टीपल्स आ रहे हैं यहाँ पर ऑल वैल्यूज। तो यहाँ पर उन्होंने कंक्लूड किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू यहाँ पर उन्होंने कैलकुलेट जो की, वो उन्होंने देखी कि वो इंटीग्रल मल्टीपल है सिंपल वैल्यू की। यानी यहाँ पर अगर मैं इस पेज पर आपको बताऊं कि उन्होंने जो वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट की इन दो इक्वेशंस को यूज करते हुए चार्ज और मास के लिए, तो उन्होंने जो वैल्यू कैलकुलेट की तो वो मैंने आपको बताई थी कि 1.79 इंटू 10 पावर -19 कूलम, जिसको हम जेप्टो कूलम भी कहते हैं। तो यहाँ पर जिस वक्त उन्होंने फाइंड की तो उन्होंने देखा कि जो नेक्स्ट जो ड्रॉपलेट उन्होंने लिया जिस पर दो इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसका जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल है इस वैल्यू की। यानी यहाँ पर हम इक्वेशन के तौर पर इस तरह से लिख सकते हैं कि चार्ज इज इक्वल टू एन इंटू ई। ये जो एन है यहाँ पर शो कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, यानी 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 अप टू सो ऑन। यानी जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का किसी भी इलेक्ट्रॉन पर वो इंटीग्रल मल्टीपल है उसके लीस्ट जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके चार्ज के इक्वल। तो इस तरह से उन्होंने फाइंड किया चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए, और इसी तरह से मास को भी कैलकुलेट किया। यहाँ पर अगर हम कहें अगर एन की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो चार्ज जो आएगा इलेक्ट्रॉन पर वो इसी तरह 1.59 पर -9 ही रहेगा। इसी अगर आप 2 लेंगे तो जो 2 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आएगा वो 2e के इक्वल हो जाएगा, जो 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज होगा वो 3e के इक्वल होगा। यानी सिंपल बात है, सिंपल वर्ड्स में अगर आपको मैं बताऊं तो जो इलेक्ट्रॉन की सिंगल इलेक्ट्रॉन की जो उन्होंने चार्ज की वैल्यू मालूम की वो यानी इंटीग्रल मल्टीपल थी पहले इलेक्ट्रॉन की वैल्यू के लिए। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट था। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सी कि इस
एक्सपेरिमेंट की क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से उनको क्या मिला। तो सबसे पहले तो बेसिक बात जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ इस वीडियो में से, कि इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके चार्ज और मास को जो है वो कैलकुलेट किया। उसके बाद बात करें तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये बहुत ही एक्यूरेट था, यानी यहाँ से जो रिजल्ट मिले वो बहुत ही एक्यूरेट थे। अब आपने देखा, मैंने आपको बताया भी कि जो करंटली जो वैल्यू कैलकुलेट की गई है वो सिर्फ 0.6% डिफरेंस रखती है जो उस वक्त उन्होंने परफॉर्म किया था। तो इस लिहाज से ये जो एक्सपेरिमेंट था बहुत ही एक्यूरेट था, एलिगेंट था और बिल्कुल सिंपल एक्सपेरिमेंट था। इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी उनको देखने को नहीं मिली, यानी सिंपल एक्सपेरिमेंट था और उन्होंने परफॉर्म किया। अब जो थॉमसन एडिसन था वो पहले ये बिलीव कर रहा था इस एक्सपेरिमेंट से पहले कि जो चार्ज है वो कॉन्टिन्यूस होता है, वेरिएबल होता है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बाद वो कन्विंस हो गया कि जो चार्ज है वो एक वेरिएबल नहीं भी हो सकता, ज़रूरी नहीं है कि वो वेरिएबल है। तो इस तरह से इस पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया मिलिकन्स ने, और इसी वजह से हम इसको कहते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा ये जो है वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि आपको समझाना था कि किस तरह से उसने ये सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और ये जो दो जो इक्वेशंस उसने निकाली थी वो किस तरह से निकाली, वो इसका पूरा यहाँ पर डेरिवेशन यहाँ पर है। अगर आप इंटरेस्टेड है इसमें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है, मैथमेटिक्स है, ये आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम आगे जो मास है, जहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जो उन्होंने मास कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रॉन के लिए वो था 9.11 इंटू 10⁻³ kg। ये उन्होंने मास मालूम किया था इन इक्वेशंस को यूज़ करते हो। तो ये भी आपने ज़्यादा रख लेना है क्योंकि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन है उसके मुख्तलिफ मासेस को मुख्तलिफ यानी यूनिट्स में हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, यानी एएमयू में क्या उसका मास होगा, इस तरह केजी में क्या होगा, ग्राम में क्या होगा, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।